तो वो जो एग्जामिनेशन सेंटर वाला है वो आपको एक कागज पकड़ाएगा, ठीक है। वो कागज बिल्कुल दिखने में आंसर शीट की तरह होता है, बट वो आंसर शीट नहीं होता है। वो सिर्फ आपको इसलिए दिया जाता है वो कागज, बिकॉज आप एक टेक्निकल चीज़ पे काम कर रहे हो, और अगर किसी वजह से आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, मान लो आपका पैर लग गया, लाइट फ्लक्चुएट हुई, किसी भी वजह से अगर आपका सिस्टम बंद हो जाता है, तो आपने जो टिक किए हुए आंसर होते हैं वो हट जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या होगा, फिर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। वो सिर्फ 10 मिनट का टाइम देता है, तो वो पेपर आपको सिर्फ उस समय हेल्प करता है कि मान लो अगर कंप्यूटर बंद हो जाए, आपने जैसे फर्स्ट का सी टिक किया है कंप्यूटर पे, तो आपने कागज में भी फर्स्ट का सी लिखना है, आपने फर्स्ट का डी लिखा है तो आपने भी इसमें फर्स्ट का डी लिखना है। वो कागज सिर्फ और सिर्फ रफ काम के लिए दिया जाता है, चाहे तो यूज करो। अगर लग रहा है कि मेरा टाइम खराब हो रहा है तो उस कागज को मोड़ मार के किनारे रख दो। आपका ऑनलाइन एग्जाम है तो आप लोगों को कंप्यूटर पे ही टिक करना है। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। दूसरी चीज ये है कि उसमें 1 से लेके 100 तक नंबरिंग होता है, तो ये मत सोचना आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आपके पास 50 ही आएंगे। 50 में से पास होने के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 17 नंबर चाहिए होता है, ठीक है। 17 नंबर वाला क्या होता है, पास होता है। अगर किसी के 16 नंबर आते हैं तो 16 नंबर वाला फेल होता है, 17 नंबर वाला पास होता है। 17 नंबर वाले को एक ग्रेस मार्क्स मिलता है, वो पास हो जाता है, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है उसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन हमें पहले नहीं आ रहा है वो हमें बाद में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो उस पर तुक्का मारो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट सारे करने हैं। माइनस मार्किंग का मतलब ये, अगर कोई गलत आंसर भी हमारा चला जाता है तो हमारे नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स हमें अटेम्प्ट सारे करने हैं, 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी आते हैं, इसलिए बोल रही हूँ कि जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसके ऊपर टाइम स्पेंड मत करना, किसी पे भी तुक्का मार के आगे बढ़ जाना, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई? ओके। पहली चीज कंप्यूटर पे ही टिक करना है। दूसरी चीज पास होने के लिए 17 नंबर चाहिए। तीसरी चीज कि जो क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहा है उसमें फालतू में टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उन 50 क्वेश्चन में से हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं आपके पास कि जहां पर क्या होगा, ए पे आंसर होगा, बी पे आंसर होगा, सी पे आंसर होगा और डी पे लिखा होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। जहां पर भी जिस भी ऑप्शन में हमें उपरोक्त सभी दिखाई देगा, हमने किस पे टिक करना है, उपरोक्त सभी पे। हाँ, कहीं कहीं पर क्या होगा कि क्वेश्चन रहेगा और पहली ऑप्शन पे लिखा रहेगा निम्न सभी। निम्न सभी मतलब नीचे दिए गए सारे उत्तर सही हैं, ऑल ऑफ द बिलो। उस कंडीशन पे हमें किस पे टिक करना है, ऑल ऑफ द बिलो पे, यानी कि नीचे दिए गए सारे उत्तर सही हैं, यानी कि निम्न सभी पे, ठीक है। कहीं कहीं पर क्या होगा, ए पे आंसर होगा, बी पे आंसर होगा, सी में लिखा होगा सभी यानी कि ऑल, और डी पे भी आंसर होगा। उस कंडीशन पे हमें किस पे टिक करना है, सी पे, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, ए पे आंसर होगा, बी पे आंसर होगा, सी में लिखा होगा कि ए और बी दोनों सही हैं, और डी पे लिखा होगा कि ए और बी दोनों गलत हैं। जहां पर सही है गलत है वाला आएगा वहां पे हमारा राइट आंसर क्या होगा कि दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ओके। कहीं कहीं पर ए और बी की जगह क्या देगा आपको, कथन 1 और कथन 2, ठीक है। और नीचे से आपको वो रोमन में 1 2 3 4 दे देगा, क्योंकि कथन 1 पे रोमन वाला 1 लिखा होगा, कथन 2 पे रोमन वाला 2 लिखा होगा। तो उसमें क्या करना है हमें, कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। और अगर वो रोमन वाले भी आते हैं 1 2 3 4 लिखे हुए जैसे होते हैं, तो वो भी क्या आएंगे, 1 और 2 दोनों सही हैं। आंसर क्या क्या होगा जो अभी तक मैंने आपको बताया, जहां कहीं पर हमें उपरोक्त सभी दिखाई देगा उपरोक्त सभी, जहां पर हमें निम्न सभी दिखाई देगा निम्न सभी, जहां पर सभी दिखाई देगा सभी, ए और बी दोनों सही हैं, कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं, और 1 2 दोनों सही हैं। लेकिन कहीं कहीं पर होगा कि 4 अलग अलग ऑप्शन होंगे जिसमें ना तो उपरोक्त सभी होगा, ना निम्न सभी, ना ही कथन 1 कथन 2 है। क्वेश्चन है और क्वेश्चन के 4 अलग अलग आंसर हैं, और हमें अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, हमारे पढ़े हुए में से नहीं आया है, तो जब हमने तुक्का ही मारना है तो हम एक पकड़ेंगे जो होगा डी, डी फॉर डॉग, चौथे वाला। हाँ, चौथा वाला आंसर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आंसर या तो फर्स्ट होता है या तो चौथे वाला होता है। उन 50 क्वेश्चन में से ज्यादातर आंसर, मैं ये नहीं बोल रही कि सभी आंसर, ज्यादातर आंसर जो सही होते हैं वो या तो ए होता है या तो डी होता है, ठीक है। या तो पहले वाला होता है या तो चौथे वाला होता है, ठीक है। इसके अलावा ये नहीं कि सिर्फ यही करके आ जाओगे तब भी 12-13 नंबर लाओगे, उसके अलावा कुछ हमें पढ़ के भी करना है। बहुत कुछ आपने पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत ये वो क्वेश्चन है जो लोगों के पास आए हैं, शायद ये वाले आपके पास भी आ सकते हैं, तो एक बार इनको जल्दी से मैं रिव्यू कर देती हूँ। अगर कहीं पे आपको ये वाले क्वेश्चन दिखे तो इन्हीं को टिक कर देना, ठीक है। आपके पास आएगा कि भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी थी, तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस।
ओरिएंटल क्या थी? भारत की पहली बीमा कंपनी थी। आपके पास आएगा कि आधुनिक बीमे का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉयड्स ने। लॉयड्स क्या था? लंदन का कॉफी हाउस था। आपके पास आएगा कि राष्ट्रीयकरण के बाद कौन सी कंपनी आई थी? तो जीवन बीमा निगम राष्ट्रीयकरण के बाद आई थी। राष्ट्रीयकरण को बोलते हैं आफ्टर नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन के बाद कौन सी कंपनी आई थी? तो LIC। आपके पास जो ज्यादातर क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि बीमा कंपनियों के लिए नियम निर्देश कौन बनाता है? तो IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। कभी कभी IRDA भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। IRDA, हाँ, हिंदी में IRDA लिखा होगा, इंग्लिश में IRDA। बीमा कंपनियों के लिए नियम निर्देश कौन बनाता है? तो IRDA। आपके पास आता है कि सन 2000 में एक एक्ट पारित किया गया था जो कि बीमा कंपनियों के लिए नियम निर्देश बनाता है, तो वो भी कौन होता है? IRDA। आपके पास आएगा बैंकों के लिए रूल रेगुलेशन कौन बनाता है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों के लिए कौन बनाता है? RBI। पूंजी बाजार के लिए कौन बनाता है? तो सेबी। सेब बड़ा होता है, सेबी मतलब छोटा वाला सेब, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो पूंजी बाजार के लिए कौन बनाता है? सेबी। बैंकों के लिए हो गया RBI और इंश्योरेंस के लिए हो गया IRDA। आपके पास आता है कि रमेश एक पॉलिसी खरीदना चाहता है, इसका क्या तात्पर्य है? एक होगा, कभी कभी आंसर आता है कि वो बीमारी से ग्रसित है, कहीं कहीं पे लिखा होगा कि उसको कैंसर है। क्योंकि उसके जो 3 ऑप्शन होते हैं वो होता है कि वो जिम जाता है, वो फुटबॉल खेलता है, वो ऑफिस जाता है। तो इस चीज़ों के लिए बीमे की जरूरत नहीं होती है। बीमा क्यों खरीदना चाहता है व्यक्ति? उसको कोई गंभीर बीमारी लग गई है और ये सोचता है यार मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरे घर वालों के लिए कुछ पैसे बच जाएं, तो उसने अपना बीमा करवाना चाहता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? हाँ जी, उस कंडीशन में बीमा नहीं, वो तो सिर्फ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि करवाना चाहता है तो किस कंडीशन में करवाएगा, कि भैया उसको कोई बीमारी लग गई है या वो उसको कैंसर है, इस वजह से वो बीमा करवाना चाहता है। एक आएगा कि सुरेश ने एक पॉलिसी खरीदी जिसमें उससे कम प्रीमियम लिया जाता है। कीवर्ड क्या याद रखोगे आप लोग? कम प्रीमियम। क्वेश्चन लंबा चौड़ा कितना भी आपको पूछ दे, कीवर्ड उसमें लिखा होगा कम प्रीमियम। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पॉलिसी में किसी भी वजह से अगर कम प्रीमियम देता है तो ये कौन से वाले जोखिम होते हैं? पसंदीदा, प्रेफर्ड। इंग्लिश में बोलते हैं प्रेफर्ड, हिंदी में बोलते हैं पसंदीदा जोखिम। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पॉलिसी में कम प्रीमियम देता है तो ये कौन से वाले जोखिम होते हैं? पसंदीदा। अगर आएगा कि मर्त्यता तालिका वाले प्रीमियम देता है तो ये कौन से वाले जोखिम होते हैं? मानक, यानी कि स्टैंडर्ड। और अगर अधिक प्रीमियम देता है तो क्या होते हैं? अवमानक, यानी कि सब स्टैंडर्ड। कम प्रीमियम दे रहा है तो पसंदीदा, मर्त्यता तालिका वाले दे रहा है तो मानक, और अधिक दे रहा है तो अवमानक, ठीक है। एक आपके पास आएगा कि रमेश एक M कंपनी का एजेंट है और वो अपना कोड सरेंडर करके N कंपनी में लेना चाहता है। 80% लोगों के पास ये वाला क्वेश्चन आता है। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अगर आप कोड स्विच करते हो तो कितने दिन का टाइम लगता है? 90 दिन का। हाँ, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कोड स्विच करने में कितना टाइम लगता है? तो 90 दिन का। एक आता है कि रमेश ने 25 वर्षों के लिए 50 लाख का बीमा खरीदा है और उसको उत्तर जीविता लाभ काट के मिलता है, तो वो कौन सी वाली पॉलिसी है? वो होती है आपकी मनी बैक। मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है कि जो बीच बीच में पैसा आपको दिया जाता है वो परिपक्वता पर काट लिया जाता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, सॉरी हाँ, मेरे को जुकाम और बुखार दोनों ही हो रहा है। एक आता है आपको कि क्या बोलते हैं कि किस व्यक्ति को अपनी पॉलिसी में जीवित रहने तक प्रीमियम देना पड़ता है? तो वो है आजीवन बीमा, होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी में क्या होगा? व्यक्ति को जब तक वो जिंदा रहेगा उसको अपना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक आपके पास आता है कि वह कौन सी पॉलिसी है जिसमें परिपक्वता लाभ शून्य होता है, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू होती ही नहीं है, तो वो होता है टर्म इंश्योरेंस, अवधि बीमा। अवधि बीमा में जिंदा रहने पे कुछ नहीं मिलता, जैसे आपके गाड़ी का बीमा होता है, अवधि बीमा उसी तरह होता है। अगर आपने अपनी कार का बीमा करवाया है, अगर कार नहीं ठुकी है तो 1 रुपया नहीं देती इंश्योरेंस कंपनी। वैसे ही अवधि बीमा में अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं देगी, यानी कि अगर अवधि बीमा में पैसा चाहिए तो आदमी को मरना पड़ेगा, जिंदा रहने पे कुछ नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, एक आपका आता है कि रमेश एक एजेंट है जो कि ग्राहक से प्रीमियम एकत्रित करता है अपना कमीशन काटे बिना। इसको ये कितने समय में जमा करवाना है? तो 24 घंटे में।
आप किसी से प्रीमियम इकट्ठा करो या किसी का प्रस्ताव पत्र भरो, आपको ये कितने समय में जमा करवाना है, तो विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे में। क्यों? क्योंकि हम दूसरे का रिस्क लेने जा रहे हैं। अगर किसी भी वजह से उस आदमी को कुछ हो जाता है तो उसके घर वाले हमारा गला पकड़ लेंगे कि भैया मेरे आदमी ने तो बीमा करवाया था। तो चाहे किसी से प्रीमियम कलेक्ट करो, चाहे किसी का प्रस्ताव पत्र भरो, भैया कितने घंटे में जमा करवाना है, 24 घंटे। एक आपके पास आएगा एमआरआई के ऊपर। एमआरआई क्या होता है? मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस। हिंदी में भी यही लिखा रहेगा, मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस। ठीक है, क्या होता है मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस? मॉर्गेज को बोलते हैं बंधक। जो भी संपत्ति हम लोन पे खरीदते हैं, हमने घर लोन पे खरीदा, हमने कार लोन पे खरीदी, हमने ट्रैक्टर लोन पे खरीदा, हमने खेत लोन पे खरीदे, जो भी चीज हमने लोन पे खरीदी है उसके पेपर तब तक बैंक के पास गिरवी रहते हैं जब तक हम उसका लोन नहीं चुका देते। और अगर लोन चुकाने से पहले आदमी मर जाता है तो या तो उसके घर वालों को पे करना पड़ता है, और अगर घर वाले भी पे नहीं कर पाते हैं तो बैंक उसकी नीलामी करा देता है। उससे बचने के लिए कौन सा बीमा होता है? तो एमआरआई, मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस। ठीक है, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, मॉर्गेज नहीं है तो ज्योति लिख के दिखा देगी उधर, मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस। मॉर्गेज मतलब बंधक। आपके पास आएगा कि रमेश ने घर बनाने के लिए लोन लिया है, इसके लिए कौन सी पॉलिसी उपयुक्त होगी, तो वो होगी मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस। दूसरा आएगा कि रमेश ने मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस लिया है, या कब हितकारी होता है, तो आंसर होगा लोन चुकाते वक्त अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो बकाया लोन की भरपाई इस पॉलिसी से की जाती है। यानी कि अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो जो उसका बचा हुआ लोन होगा उसकी भरपाई किससे की जाएगी? इस वाली पॉलिसी से की जाएगी। एक आता है कि मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस में कौन सा बीमा दिया जाता है, तो घटती अवधि बीमा, डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, घटती, क्योंकि लोन घटता रहता है ना। अगर आप लोन चुका रहे हो बैंक का तो हर साल लोन घटता रहता है। ठीक है, तो क्या होती है? घटती अवधि बीमा। एक आपका आता है कि इसमें कितने तक का बीमा दिया जाता है, जितने का उसका लोन होगा। मान लो अगर एक आदमी ने घर बनाने के लिए 40 लाख का लोन लिया है तो वो 70 लाख का एमआरआई नहीं ले सकता है। कितना लेगा? सिर्फ 40 लाख का, जितने का उसका लोन होगा उतने का ही उसको एमआरआई मिलता है। एक आता है कि एमआरआई में, इस एमआरआई वाला क्वेश्चन सबके पास आएगा, भले ही किसी के पास कोई आए किसी के पास कोई आए। ठीक है, ये जो 2-4 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ एक एक सबके पास आएगा। एक आएगा कि एमआरआई में क्या होता है, प्रीमियम घटता है, बढ़ता है या नियत रहता है, तो नियत रहता है। नियत मतलब एक जैसा, प्रीमियम कभी नहीं घटता बढ़ता, प्रीमियम विल बी रिमेन सेम। चाहे कोई भी पॉलिसी हो, जो प्रीमियम आप पहले साल देते हो वही आप थ्रू आउट द टर्म देते हो, प्रीमियम कभी नहीं घटता बढ़ता। क्या रहता है? नियत रहता है। एक आप लोगों के पास आएगा दुर्घटना जोखिम। किसके ऊपर ज्यादा है? मार्केटिंग का आदमी जो हमेशा फील्ड में रहता है उसके ऊपर क्या होता है? दुर्घटना जोखिम ज्यादा होता है। दूसरा आता है स्वास्थ्य का खतरा। स्वास्थ्य का खतरा किसके ऊपर ज्यादा है? रिक्शा चालक के ऊपर। वो जब रिक्शा चलाता है ना तो उसके हार्ट पे जोर पड़ता है। ठीक है। तीसरा आता है नैतिक जोखिम। नैतिक जोखिम कहाँ पर है? इसके 3 उदाहरण है, ये सबके पास आएगा नैतिक जोखिम वाला या जोखिम वाले। ये जो मैंने जितने भी बताए हैं इसमें से एक तो जरूर आएगा। हो सकता है किसी के पास आए दुर्घटना जोखिम। दुर्घटना जोखिम किसके ऊपर ज्यादा है? मार्केटिंग का आदमी जो हमेशा फील्ड में रहता है। स्वास्थ्य का खतरा रिक्शा चालक के ऊपर। तीसरा आएगा नैतिक जोखिम, किसके ऊपर ज्यादा है? इसके 3 उदाहरण हैं। बीमा लेने के बाद व्यवहार में परिवर्तन आ जाना, बीमा लेने के बाद शराब अधिक पीना, बीमा लेते वक्त कोई बीमारी होना और उसको छुपा जाना। तीनों क्या है? नैतिक जोखिम के उदाहरण है। एक आपका आता है कि सुरेश की 2 वर्ष की पुत्री है और वह उसकी शिक्षा के लिए गोल बनाना चाहता है, तो इसका कौन सा गोल होगा? गोल हमेशा 3 तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है मिड टर्म, तीसरा होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो हम किस पे, शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है? मोबाइल खरीदना, क्या बोलते हैं, मोबाइल खरीदना और टीवी खरीदना। अगर किसी का टीवी खराब हो जाए या मोबाइल खराब हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भैया अभी क्या बोलते हैं कि हम 15 साल बाद लेंगे। ठीक है, बेटी को पढ़ाना, बेटी अगर उसकी 2 साल की है, उसको बेटी को पढ़ाने के लिए पैसा कब चाहिए? 17 साल बाद, नहीं भी 15 साल बाद, जब वो 17 साल की हो जाएगी, है ना। तो हम क्या कहेंगे? भैया बेटी को पढ़ाना क्या है? लॉन्ग टर्म गोल है। बेटी को पढ़ाना हो गया लॉन्ग टर्म गोल, मोबाइल खरीदना, टीवी खरीदना हो जाता है आपका शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है। एक आपका आता है कि सुरेश एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी चाहता है लेकिन वो मेडिकल नहीं करवाना चाहता, तो एक नॉन मेडिकल भी केसेस होते हैं। ठीक है, वो भी ले सकता है। उसमें क्या होता है कि उसका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा होता है बट उसका मेडिकल नहीं होता है। एक आपका आता है नामांकन, नॉमिनेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं नामांकन के ऊपर। नामांकन किस धारा में आता है? तो सेक्शन 39, धारा 39(3)(9) सेक्शन 39 में आता है नॉमिनेशन। नॉमिनी कौन होता है?
पॉलिसी के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है तो किसको पैसा देना है, वो नॉमिनी होता है। एक पॉलिसी में कितने भी नॉमिनी हो सकते हैं, यानी कि कई नॉमिनी। अगर आपके पास आएगा कि नॉमिनेशन कितने लोगों के नाम पे हो सकता है, तो आंसर होगा कई, कितने भी लोगों के नाम पे आप नॉमिनेशन कर सकते हो। तीसरा आएगा आपके पास कि क्या माइनर यानी कि नाबालिग के नाम पे नॉमिनेशन हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। अगर माइनर होता है नॉमिनी तब भी नॉमिनेशन हो जाता है, लेकिन जहाँ पर माइनर होता है नॉमिनी यानी कि नाबालिग होता है, वहाँ पे अपॉइंटी रखा जाता है। यानी कि दादाजी अगर पोते के नाम पे नामांकन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन या तो उन्हें दादी को अपॉइंटी बनाना पड़ेगा या बच्चे की माँ या पिता को, क्योंकि जो बालिग हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चा कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में नहीं आ सकता है। लेकिन नॉमिनी पैसे का मालिक नहीं होता है, और घर वाले चाहे तो उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये एक गलत बात है कि नॉमिनी पैसे, आपके पास आएगा कि नामांकन के लिए क्या चीज सही नहीं है कि नॉमिनी पैसे का मालिक होता है। नॉमिनी सिर्फ वैलिड डिस्चार्ज देता है कंपनी को, और घर वाले चाहे तो कोर्ट में जा सकते हैं कि भैया हमें भी इस पॉलिसी में से हिस्सा चाहिए, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर आदमी को उस पैसे का मालिक बनाना है तो हम उसके नाम पे क्या करते हैं, असाइनमेंट। असाइनमेंट को हिंदी में बोलते हैं समनुदेशन। असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ राइट्स, अपने अधिकार दूसरे को दे देना। नॉमिनी तो मरने के बाद एग्जिस्टेंस में आता है, लेकिन असाइनी जीते जी पैसे का मालिक होता है। अगर मेरे फादर मेरे नाम पे अगर कोई भी पॉलिसी असाइन कर देते हैं तो मैं उस पॉलिसी की मालकिन हो जाती हूँ। मेरी माँ या मेरे भाई बहन तो कोर्ट में नहीं ही जा सकते हैं, मेरे फादर भी चाहे तो उस पॉलिसी को वापस नहीं ले सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है, मैं चाहूँ तो उस पॉलिसी को वापस कर सकती हूँ, अदर देन कोई कंडीशन नहीं है। इसके ऊपर आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। रमेश हमेशा क्वेश्चन में सुरेश को ही पॉलिसी असाइन करेगा, हो सकता है कभी नाम भी चेंज कर दे, बट एक चीज याद रखना कि अगर मेरे फादर ने मेरे को कोई पॉलिसी असाइन की है तो मेरे पापा के अधिकार उस पॉलिसी में से खत्म, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है कि रमेश ने सुरेश को एक पॉलिसी असाइन की और दोनों का झगड़ा हो जाता है, तो किसको पैसा मिलेगा, सुरेश को। रमेश ने अगर एक बार अपनी पॉलिसी सुरेश को दे दी तो अधिकार किसका हो गया, सुरेश का। दोनों का झगड़ा हो जाता है तो पैसा किसको मिलेगा, सुरेश को। दूसरा आता है कि रमेश ने सुरेश को एक पॉलिसी असाइन की और सुरेश की मृत्यु हो जाती है, तो किसको पैसा मिलेगा, सुरेश के उत्तराधिकारियों को। एक सुरेश का नॉमिनी भी दिया गया होगा, सुरेश नॉमिनी नहीं बना सकता है, तो किसको मिलेगा, उत्तराधिकारियों को। देखो झगड़ा हो जाएगा तो सुरेश को पैसा मिलेगा, सुरेश की डेथ हो जाएगी तो सुरेश के उत्तराधिकारियों को पैसा मिलेगा। तीसरा आता है कि रमेश ने सुरेश को एक पॉलिसी असाइन की और रमेश उस पॉलिसी को वापस चाहता है, तो कैसे होगी, सुरेश चाहेगा तो वापस होगी, अदर दिन वापस नहीं होगी, ठीक है। एक आता है कि एफपीआर मिलने का अर्थ क्या होता है, प्रथम प्रीमियम रसीद मिलने का अर्थ क्या होता है। तो प्रथम प्रीमियम रसीद मिलने का मतलब होता है कि अनुबंध शुरू हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन स्टार्टेड, ठीक है। एक आता है प्रकटीकरण का अर्थ क्या होता है। प्रकटीकरण का अर्थ होता है कि अपने बारे में जो भी जरूरी जानकारी है वो कंपनी को सच सच बतानी है। गायब हुए व्यक्ति के केस में यदि कोई आदमी गायब हो जाता है, यानी कि उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली है, ये भी नहीं पता है कि जिंदा है कि मुर्दा है, तो उस कंडीशन में कितने साल का वेटिंग पीरियड होता है, 7 साल। 7 साल तक घर वालों को वेट करना पड़ेगा, 7वें साल उसको मृतक घोषित कर दिया जाएगा। एक आता है कि वह कौन सी पॉलिसी है जो सरकार द्वारा नहीं बल्कि किसी बीमा कंपनी द्वारा गरीब लोगों के लिए बनाई गई है, तो वो है जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना क्या है, गरीबों के लिए बनाई गई है। एक आपका आता है कि इसमें कम से कम बीमा धन और अधिकतम कितना होता है बीमा धन, तो कम से कम बीमा धन होता है 5,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा होता है 30,000 रुपए। आपके पास आता है कभी कभी कि 7 लोगों के लिए इसमें कितना प्रीमियम जाएगा, तो 730 रुपए ईयरली, 730 रुपए सालाना जाता है 7 लोगों का, क्योंकि गरीब लोगों के लिए बनाई गई है ना, तो इसका प्रीमियम भी कितना है, 730 रुपए। आपका आता है MWP एक्ट, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में आपको एक ही आंसर याद रखना है, वो है ट्रस्टी। इसमें चाहे आदमी मरे चाहे जिंदा रहे, ट्रस्टी को हिंदी में बोलते हैं न्यासी। MWP एक्ट में ही न्यासी आता है और कहीं नहीं आएगा। MWP एक्ट का क्वेश्चन कहीं पर भी आपको दिखाई दे, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ट्रस्टी को पैसा जाएगा, न्यासी को। पहला क्वेश्चन आता है कि रमेश ने MWP एक्ट में पॉलिसी खरीदी है, मृत्यु दावा हो जाता है, किसको पैसा मिलेगा, न्यासी को। दूसरा आएगा कि रमेश ने MWP एक्ट में पॉलिसी खरीदी है, परिपक्वता दावा हो जाता है, किसको जाएगा, न्यासी को। लेकिन अगर उस आदमी ने न्यासी नहीं बनाया है तो कहाँ चला जाएगा, राज्य के सरकारी न्यासी को, यानी कि स्टेट के गवर्नमेंट ट्रस्टी को पैसा चला जाएगा, ठीक है। एक आपका आता है कि एक आदमी तमिलनाडु में रहता था और उसने MWP एक्ट में पॉलिसी खरीदी, अब वो दिल्ली जाके बस गया है, उसकी डेथ हो गई है, उसने न्यासी नहीं बनाया, तो किसको पैसा चला जाएगा, तमिलनाडु के सरकारी न्यासी को। जिस राज्य से उसने बीमा करवाया था उस राज्य के सरकारी न्यासी को पैसा चला जाएगा, ठीक है। कभी कभी आएगा ट्रस्टी कौन कौन हो सकता है, तो उसकी बीवी भी ट्रस्टी हो सकती है, उसके बच्चा अगर 18 साल से बड़ा है तो बच्चा भी ट्रस्टी हो सकता है, बैंक ट्रस्टी हो सकता है, जिस भी आदमी को वो आदमी नियुक्त करना चाहे वो ट्रस्टी हो सकता है,
ठीक है। दूसरे होते हैं इसमें लाभार्थी, दोनों में कंफ्यूज मत होना। पैसा हमेशा ट्रस्टी को मिलता है, लेकिन किनके बेनिफिट के लिए यूज करता है? बेनिफिशियरी जो होते हैं, बेनिफिशियरी को बोलते हैं लाभार्थी। कौन कौन हो सकते हैं? बीवी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, बीवी और बच्चे दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी लाभार्थी नहीं हो सकता है, यानी कि माँ बाप और भाई बहन इसमें लाभार्थी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एक आपका आता है कि एक महिला 6 महीने से गर्भवती है और वो बीमा करवाना चाहती है, क्या कंपनी उसका बीमा करेगी? तो भैया नहीं करेगी, क्योंकि 6 मंथ की प्रेग्नेंट है। हो सकता है डॉक्टर ने कुछ कॉम्प्लिकेशंस बोले हों, इसलिए क्या है, इसका आदमी इसका बीमा करवाना चाहता है तो कंपनी बीमा नहीं करेगी। 6 मंथ की प्रेग्नेंट है अगर लेडी तो कंपनी बीमा नहीं देगी। दूसरा आएगा कि एक लेडी प्रेग्नेंट है, सिर्फ गर्भवती है, उसमें टाइमिंग नहीं दिया गया होगा कि 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने। उसका आंसर क्या होता है? विशेष प्रावधान के साथ। अगर 6 मंथ की प्रेग्नेंट है तो बीमा नहीं देगी, अगर प्रेग्नेंट है तो विशेष प्रावधान के साथ देगी, यानी कि स्पेशल क्लॉज लगा देती है कंपनी कि भैया अगर प्रेगनेंसी की वजह से डेथ हो गई तो कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी, ठीक है। तीसरा आता है कि एक लेडी का गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ है और वो बीमा करवाना चाहती है, उस कंडीशन में क्या होगा? इस बीमे को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, क्योंकि क्या है, अभी रिस्क ज्यादा है। अभी अगर हम इस औरत का बीमा करेंगे तो हो सकता है इसकी जान को भी खतरा हो। 6 मंथ की प्रेग्नेंट है तो बीमा नहीं देगी, अगर प्रेग्नेंट है तो विशेष प्रावधान के साथ देगी, और अगर गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ है तो बीमे को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। हम कहेंगे भैया 6 महीने बाद आना तब तुम्हारा बीमा करेंगे, ठीक है। एक होता है रद्द कर देना, मतलब डिक्लाइन कर देना। डिक्लाइन किस केस में करती है इंश्योरेंस कंपनी बीमा? या तो किसी को एड्स हो रखा है, एड्स क्या है, लाइलाज बीमारी है, या कोई हायर एज में 75 साल का आदमी बीमा मांग रहा है। इस दो केसेस में कंपनी केस वो कर देती है डिक्लाइन, यानी कि देती नहीं है बीमा, ठीक है। एक आपका आता है किस चीज के ऊपर क्वेश्चन कि एजेंट को क्या नहीं करना चाहिए? तो भैया ग्राहक को जरूरी जानकारी छुपाने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। वो तो बोल रहा है कि भैया मैंने तो पीता हूँ, आदमी बोल रहा है भैया मत लिख इसमें, ठीक है। तो अगर कोई आदमी अपने बारे में जरूरी जानकारी दे रहा है तो एजेंट को ये नहीं करना चाहिए कि उसको जरूरी जानकारी छुपाने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। एक आपके पास आता है आत्महत्या वाला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आते हैं आत्महत्या वाले। अगर आत्महत्या वाला क्वेश्चन आपको कहीं पर भी दिखाई देगा तो सीधे आंखें बंद करके नहीं है पे टिक कर देना। आत्महत्या के केस में कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी, ठीक है। अगर कोई आदमी आत्महत्या कर देता है तो कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी। एक आपका आता है कि रमेश ने एक पॉलिसी खरीदी जिसमें उसने 4 साल के प्रीमियम दिए, 6 महीने से पॉलिसी लैप्स पड़ी हुई है, वो उसको फिर से चलाना चाहता है लेकिन उसके पास एक साथ पैसा देने को नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे उसको? कैसे दे दो? किश्तों में, ठीक है। हम अगर वो एक साथ नहीं पैसा दे सकता है तो हम क्या कहेंगे? कैसे दे दो? किश्तों में दे दो। एक आता है आपका कि एक आदमी ने अपनी पॉलिसी में 3 साल के प्रीमियम दिए और अब वो प्रीमियम देने में असमर्थ है। वो इस पॉलिसी को कितने वर्षों में फिर से चला सकता है? तो 5 साल। अगर किसी की भी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो उसको सिर्फ 5 साल मिलते हैं सर रिवाइव करने को। अगर वो आदमी 6वें साल आएगा तो उसको नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी, वो पुरानी पॉलिसी रिवाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। एक आपका आएगा झगड़ा। अगर इंश्योरेंस कंपनी से किसी का झगड़ा हो जाता है तो कहाँ कहाँ जा सकता है व्यक्ति? एक तो जा सकता है बीमा लोकपाल के पास यानी कि अम्बड्समैन के पास, दूसरा जा सकता है उपभोक्ता फोरम यानी कि कंज्यूमर फोरम, ठीक है। पहले हम बात करते हैं बीमा लोकपाल की। बीमा लोकपाल कब बना था? तो 1998 में, 1998। कभी कभी आता है बीमा लोकपाल कब बना था? तो 1998 में। दूसरा आता है कि बीमा लोकपाल किस किस का झगड़ा सुलझाता है? तो बीमा कंपनी और बीमा धारक का। तीसरा आता है कि बीमा लोकपाल की सीमा कितनी है यानी कि लिमिट कितनी है इसकी? तो 20 लाख तक। 20 लाख तक के केसेस ही इसके पास आएंगे, जैसे 2 लाख का हो गया, 5 लाख का हो गया, 8 लाख का हो गया, 15 लाख हो गया, 18 लाख हो गया, 20 लाख हो गया। 20 लाख तक के केसेस ही बीमा लोकपाल के पास जाएंगे। अगर 21 लाख का क्लेम होगा तो वो बीमा लोकपाल के पास नहीं जा सकता है। इसके पास जो भी शिकायतें जाती हैं लिखित रूप से जाती हैं। इसके पास जाने के लिए कोई फीस नहीं लगती है, फ्री में जाते हैं। इसको अपना निर्णय 3 महीने में देना पड़ता है। 3 महीने में इसको अपना डिसीजन देना है, बस इसकी लिमिट ही 3 महीने है, ठीक है। दूसरा आता है कि इसके पास कौन से केसेस जाते हैं? जो बीमा कंपनी ने रद्द कर दिए हों और 1 वर्ष के भीतर, यानी कि अगर कहीं पर भी उसकी शिकायत किए हुए बीमा कंपनी में 1 साल से ज्यादा हो जाता है तो बीमा लोकपाल के पास नहीं जा सकता। वो कहाँ जाएगा? उपभोक्ता फोरम के जिला स्तर में, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा कि एक आदमी का 18 लाख का क्लेम था और उसका बीमा कंपनी में शिकायत किए हुए 1 साल 4 महीने हो गए हैं, तो वो कहाँ जाएगा? जिला स्तर में। वो बीमा लोकपाल के पास नहीं जा सकता है, ठीक है। हाँ, अब आपका आएगा उपभोक्ता फोरम। उपभोक्ता फोरम कब बना था? तो 1986 में, 1986।
उपभोक्ता फोरम की लिमिट 3 लिमिट होती हैं। पहला होता है जिला स्तर। जिला स्तर में 20 लाख तक के केसेस जाते हैं। 20 लाख तक के केसेस आपके कहाँ जाएंगे? स्टेट लेवल, नहीं भी क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पे। दूसरा आता है स्टेट लेवल यानी कि राज्य स्तर। राज्य स्तर की लिमिट कितनी है? 20 लाख से ऊपर और 100 लाख तक। ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि 20 लाख से लेके 100 लाख तक किसकी लिमिट है? 100 लाख को बोलते हैं 1 करोड़, यानी कि किसी आदमी का अगर 1 करोड़ का भी क्लेम होगा तो वो कहाँ जाएगा? राज्य स्तर में। ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर, परसों एक कैंडिडेट बता रहा था कि उसके पास क्वेश्चन आया था कि 100 लाख से ऊपर के क्लेम कहाँ जाते हैं? तो राष्ट्रीय आयोग में, नेशनल लेवल में। नेशनल लेवल में 100 करोड़ से ऊपर के ही क्लेम जाते हैं। ठीक है, एक आएगा कि एक्स ने एबीसी कंपनी से बीमा करवाया था और उसका दावा मान्य नहीं किया गया। वह इस निर्णय को राष्ट्रीय आयोग में चुनौती देना चाहता है। राष्ट्रीय आयोग ने उसका दावा स्वीकार कर लिया। आयोग की सीमा बताओ क्या होती है? 1 करोड़ से ऊपर की। 1 करोड़ से ऊपर के जो भी क्लेम होंगे वो कहाँ जाएंगे? आपके राष्ट्रीय स्तर में। एक आता है कि एक्स ने एक बीमा पॉलिसी ले रखी है और बीमा लेने के पश्चात वो गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है। उसके पास आरोहक है, तो किसके तहत उसका इलाज किया जाएगा? गंभीर बीमारी आरोहक। ठीक है, हाँ, गंभीर बीमारी आरोहक यानी कि क्रिटिकल इलनेस राइडर के थ्रू उसका इलाज किया जाएगा। एक होता है कि एक्स एक वाई कंपनी में महत्वपूर्ण पद पर अधिकारी है और उसके स्वास्थ्य में गिरावट के कारण कंपनी को नुकसान हो रहा है। कंपनी उसका बीमा करवाना चाहती है, तो कौन सा बीमा करवाएगी? प्रमुख व्यक्ति बीमा, की मैन इंश्योरेंस। ठीक है, की मैन कौन होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो व्यक्ति जिसके ऊपर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी टिकी है। परफ्यूम बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में एक आदमी होगा जिसको पता होगा कि कौन सा एसेंस किस प्रोपोर्शन में डालना है। कल को वो आदमी अगर मर जाए या वो नौकरी छोड़ के चला जाए या वो बीमार हो जाए तो उस टाइम के लिए कंपनी फाइनेंशियल लॉस सफर करेंगी, तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए उसका कौन सा बीमा करवाती है? की मैन इंश्योरेंस, प्रमुख व्यक्ति बीमा। क्योंकि उसके नहीं रहने से कंपनी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो कंपनी उसका बीमा करवा सकती है। कंपनी अगर किसी एक ही आदमी का बीमा करवाती है तो वो उस कंपनी के लिए क्या होता है? की मैन, प्रमुख व्यक्ति बीमा। एक आता है कि रमेश की अभी अभी पहली सैलरी मिली है और वह उसको निवेश करना चाहता है, लेकिन वह यह भी चाहता है कि समय के साथ साथ उसका बीमा धन बढ़ता जाए, तो कौन सी भी पॉलिसी लेगा? इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, बढ़ती अवधि बीमा। बीमा कंपनी किसे गैर मानक आयु प्रमाण पत्र मानती है? गैर मानक, नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ। नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ में 4 चीजें आ जाती हैं। पहला आता है राशन कार्ड, दूसरा आता है वोटर कार्ड, फिर आता है जन्म पत्री और ग्राम पंचायत सर्टिफिकेट। ये चारों क्या है? नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है, यानी कि आदमी इसमें एज कुछ भी लिखवा सकता है। ठीक है, एक आता है कि एक्स ने एक बीमा पॉलिसी ले रखी है और उसका प्रीमियम 18,000 रुपया है। जब उसने पहला प्रीमियम दिया तो कंपनी ने उसको प्रथम प्रीमियम रसीद जारी की। जब वो दोबारा प्रीमियम देगा कंपनी उसे क्या जारी करेगी? तो नवीनीकरण प्रीमियम रसीद। नवीनीकरण को बोलते हैं रिन्यूअल। जो प्रीमियम पहले साल दिया जाता है उसको कहते हैं प्रथम प्रीमियम रसीद, जो दोबारा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? रिन्यूअल प्रीमियम रसीद। एक आता है अतिरिक्त प्रपत्र मांगने और दावा भुगतान के समय में कितने दिन का टाइम लगता है? तो 15 और 30, यानी कि अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कंपनी मांगती है क्लेम में तो 15 दिन के भीतर मांगेगी और जिस दिन उसके पास सारे डॉक्यूमेंट आएंगे कंपनी को 30 दिन में क्लेम सेटल करना है। क्लेम क्या है? कभी कभी क्वेश्चन आता है, डिमांड है, मांग है। कहते हैं क्लेम इज द डिमांड ऑन द इंश्योरर टू फुलफिलिंग द इंश्योरर ऑब्लिगेशन। किसके दायित्वों की पूर्ति करता है? इंश्योरेंस कंपनी की। तो दावा क्या है? मांग है। ठीक है, एक आता है आपके पास कि देखो दावे 2 तरह के होते हैं। एक होता है परिपक्वता दावा, दूसरा होता है मृत्यु दावा, यानी कि मैच्योरिटी क्लेम और डेथ क्लेम। डेथ क्लेम क्या होता है? 2 तरह का होता है, एक होता है अर्ली, दूसरा होता है नॉन अर्ली। अर्ली मतलब शीघ्र मृत्यु दावा, जो विदिन 3 इयर्स हो जाते हैं। जो क्लेम बीमा लेने के विदिन 3 इयर्स हो जाते हैं उनको बोलते हैं अर्ली क्लेम, यानी कि आदमी जल्दी मर गया। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनियां इन्वेस्टिगेशन करवाती हैं, जांच पड़ताल करवाती हैं। तो जांच पड़ताल का समय कितना है? कभी कभी आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है कि मृत्यु दावा में जांच पड़ताल का टाइम कितना होगा? तो 6 महीने। ये नहीं कि 2 साल तक जांच पड़ताल ही चल रही है। 6 महीने में इंश्योरेंस कंपनी को अपनी जांच पड़ताल खत्म करनी है, या तो 6 महीने देगा या 180 दिन। ठीक है, जांच पड़ताल का टाइम क्या है? 6 महीने या 180 दिन। अगर 6 महीने में इंश्योरेंस कंपनी जांच पड़ताल करके ये साबित कर पाती है कि इस आदमी ने झूठ बोला था तो कंपनी क्लेम पे नहीं करती है, लेकिन अगर साबित नहीं कर पाती है तो फ्रॉडुलेंट क्लेम भी पे करने पड़ते हैं। ठीक है, एक आपके पास आएगा कि अगर किसी की डेथ एक्सीडेंट से हो जाएगी तो कौन कौन सी रिपोर्ट कंपलसरी है? तो एफआईआर की कॉपी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
ये दोनों चीजें एक्सीडेंट के केस में कंपलसरी होंगी, ठीक है। एक आपका आएगा कि बोनस किस मुद्रा में देती है कंपनी, तो INR, इंडियन नेशनल रुपी। आपके पास आएगा कि एक्स की ईयरली इनकम, यानी कि एक आदमी है जिसकी ईयरली इनकम वार्षिक आय 5 लाख रुपया है और उसने 15 लाख का बीमा करवाया है। अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो कितना देगी कंपनी, 15 लाख, जितने का उसका बीमा होगा उतना। एक आपका आता है कि एक आदमी का बीमा धन 2.5 लाख रुपए है और उसने 1.5 लाख का लोन लिया। इस क्वेश्चन को ध्यान ध्यान से सुनिएगा, ये 2-3 लोगों के पास आएगा कि एक आदमी का 2.5 लाख रुपए बीमा धन है और उसने 1.5 लाख का लोन लिया है। अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो कितना देगी कंपनी, 1 लाख। जो उसका लोन लिया हुआ है वो क्या कर लेगी कंपनी, क्या बोलते हैं उसको, काट लेगी। एक आपका आता है किस चीज के ऊपर क्वेश्चन, चीनी व्यापारी क्यों अपना सामान अलग अलग नावों में रख देते थे। चीनी व्यापारी, चीनी मतलब चीनी की बोरियां नहीं, चीनी मतलब चाइनीज, ठीक है। क्यों अपना सामान अलग अलग उसमें रख देते थे, एक चीज हानि की संभावना को कम करने के लिए। आप लोग जब सफर में जाते हो तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपको बोलते होंगे कि पैसा एक साथ मत रखो, क्यों कि अगर जेब कट गई तो घर आने के लाले पड़ जाने हैं, है ना। क्या बोलते हैं हमें, कुछ पैसा कहीं रख दो, कुछ पैसा कहीं रख दो, कुछ पैसा कहीं रख दो। उसी तरह से ये भी है कि हानि की संभावना को कम करने के लिए वो अपना सामान क्या करते थे, अलग अलग नावों में रख देते थे ताकि हानि की संभावना कम हो। क्योंकि अगर एक ही नाव में सामान रख दिया और वही डूब गई तो सबका सामान डूब गया, ठीक है। हानि की संभावना को कम करने के लिए कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। एक आपका आएगा मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, अवैध धन को अर्थव्यवस्था में लाने की प्रक्रिया है जिसमें इसके अवैध मूल को छुपाया जाता है। एक चीज याद रखिएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में गंदे कपड़े धुलते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में एक क्वेश्चन आएगा जिसके 2 रिक्त स्थान होंगे, दोनों रिक्त स्थान पे क्या आएगा, अवैध। अवैध मनी लॉन्ड्रिंग अवैध धन को अर्थव्यवस्था में लाने की प्रक्रिया है जिसमें इसके अवैध मूल को छुपाया जाता है। तो क्या होगा, अवैध अवैध, इलीगल इलीगल। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब बना था, तो 2002 में। एक आपका आता है एक्चुरी एक्ट। एक्चुरी कौन होता है, जो बीमा कंपनियों की वैल्यूएशन करता है, बीमा कंपनियों के लिए मॉर्टेलिटी टेबल बनाता है, किस प्लान ने कितना बोनस अर्न किया है ये कौन बताता है, एक्चुरी, ठीक है। तो एक्चुअली एक्ट कब बना था, तो 2006 में। आपके पास कभी कभी आता है कि इंश्योरेंस कंपनियां कब अपनी किताबें क्लोज कर देती हैं, तो 31 मार्च को इंश्योरेंस कंपनियां अपनी किताबें क्लोज कर देती हैं। आपके पास आएगा एक घोड़े वाला क्वेश्चन। एक आदमी घोड़े पे चढ़ा, घोड़े से गिर गया, उसकी पीठ टूट गई, निमोनिया हो गया, पानी में गिरा रहा, मर गया। तो वो जो घोड़े वाला क्वेश्चन आता है, आंसर क्या होगा, घोड़े से गिरना, फॉलिंग फ्रॉम हॉर्स। प्रॉक्सिमेट क्लॉज पूछेगा आपको, आसन्न कारण बताओ, तो आसन्न कारण क्या होता है, घोड़े से गिरना। वो घोड़े से नहीं गिरता तो ये सारी चीजें भी नहीं होती, ठीक है। एक आपका आता है फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड क्या होता है, आफ्टर रिसीविंग ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के 15 दिन के भीतर भीतर अगर व्यक्ति को लगता है कि ये वो पॉलिसी नहीं है तो उसको वापस कर सकता है। फ्री लुक यानी कि फ्री में देखो, फ्री में कोई भी महीने भर के लिए चीज नहीं देगा। कितने दिन के लिए हमने दी है, सिर्फ 15 दिन के लिए, ठीक है। 15 दिन होता है फ्री लुक पीरियड, कितने दिन का होता है, तो 15 दिन का। एक आता है आपका ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड क्या होता है कि अगर किसी का प्रीमियम 24 जुलाई को ड्यू है तो हम कहते हैं भैया 24 अगस्त तक भी जमा कर दोगे तो हम समझेंगे ड्यू डेट आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 महीने बाद भी आप अगर अपना प्रीमियम देते हो तो हम क्या समझेंगे, ड्यू डेट आया, उसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड को हिंदी में बोलते हैं अनुग्रह अवधि। अगर अनुग्रह अवधि के दौरान किसी की डेथ हो जाती है, यानी कि एक आदमी ने 24 जुलाई को प्रीमियम देना था और उसने प्रीमियम नहीं दिया, अगर वो क्या बोलते हैं 30 जुलाई को मर जाता है तो क्या कंपनी क्लेम देगी, हाँ कंपनी क्लेम देगी, लेकिन माइनस अनपेड प्रीमियम। जो प्रीमियम उसने पे नहीं किया है वो काट लेगी इंश्योरेंस कंपनी। आपके पास आता है कि पॉलिसी कब लैप्स करती है, जब कोई आदमी ग्रेस पीरियड यानी अनुग्रह अवधि में भी अपना प्रीमियम नहीं देता है। अब अगर वो 24 अगस्त तक भी अपना प्रीमियम नहीं देगा तो 24 अगस्त के बाद पॉलिसी लैप्स हो जाती है, ठीक है। एक आपके पास आएगा किस चीज के ऊपर क्वेश्चन, एजेंट। जहाँ पे 5000 से कम जनसंख्या है तो 10वीं पास एजेंट भी चल जाएगा। जहाँ पे 5000 से ज्यादा जनसंख्या है या शहरी क्षेत्र है तो 12वीं पास कम से कम एजेंट चाहिए। पीएचडी किया हुआ हो सकता है लेकिन कम से कम पूछ रहे हैं, तो 12वीं पास एजेंट चाहिए, ठीक है। एक आपके पास आता है कि लाइसेंस लेने के लिए आपकी कितने घंटे की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है, तो 50 घंटे की ट्रेनिंग आपकी कंपलसरी होती है। एक आता है कि एक एजेंट एक जीवन बीमा, एक स्वास्थ्य बीमा और एक साधारण बीमा की एजेंसी रखना चाहता है, यानी कि एक लाइफ इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस की एजेंसी रखना चाहता है, तो इसको कौन सा लाइसेंस दिया जाता है, समग्र, कंपोजिट, ठीक है। क्या दिया जाता है, कंपोजिट लाइसेंस।
एक आपके पास आता है कि एजेंट किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो बीमा कंपनी का। दूसरा आता है ब्रोकर। ब्रोकर कौन होता है, जो ग्राहक के लिए काम करता है, वो किसी भी कंपनी को बीमा दे देता है, बदले में क्या लेता है, कमीशन लेता है, वो होता है ब्रोकर। तीसरा होता है बैंक का इंश्योरेंस। बैंक के भी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप होते हैं और उस कंपनी को अपना बीमा देते हैं, जैसे SBI का है SBI लाइफ के साथ, मेट लाइफ का है PNB के साथ, इंडिया फर्स्ट का है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। हर कंपनियों का किसी न किसी बैंक के साथ टाई अप होता है, वो अपने ग्राहक को उस कंपनी का बीमा बेचते हैं और बदले में कमीशन लेते हैं। एजेंट हो गया, ब्रोकर हो गया, बैंक का इंश्योरेंस हो गया, तीनों मीडिएटर हैं जो इंश्योरेंस कंपनी को बीमा देते हैं और बदले में कमीशन लेते हैं। इसके अलावा एक आ जाता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, प्रत्यक्ष विपणन, जहां पर बीच में मीडिएटर नहीं होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू। टेली मार्केटिंग, उन्होंने लड़कियां बिठा दी हैं, वो कॉलिंग करती हैं कस्टमर को कि भैया हमारे पास बहुत बढ़िया बीमा आया है, ले लो। तो टेली मार्केटिंग इज डायरेक्ट मार्केटिंग, प्रत्यक्ष विपणन है जहाँ पे बीच में मीडिएटर नहीं है। एक आपका आता है टेंजिबल इनटेंजिबल, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, जैसे कॉपी हो गई, पेन हो गया, चॉकलेट हो गया, जीन्स हो गया, कार हो गया, इनको क्या बोलते हैं हम, टेंजिबल प्रोडक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष विपणन। नहीं भाई सॉरी, टेंजिबल को बोलते हैं मूर्त। मूर्त मतलब जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है। मूर्त वस्तुएं कौन होती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, हम खरीदते तो हैं बट छू नहीं सकते, जैसे FD हो गया, शेयर्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस हो गया। तो इंश्योरेंस क्या है, इनटेंजिबल प्रोडक्ट है, अमूर्त वस्तु है, ठीक है। एक आपका आ जाता है किसी के ऊपर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य बीमा की। स्वास्थ्य बीमा के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन आता है। स्वास्थ्य बीमा, मैंने आप लोगों का ज़्यादा टाइम ले लिया क्या? अच्छा, एक आता है आपका स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा में क्या देखी जाती है, रुग्णता, रोग लगने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि स्वास्थ्य बीमा में देखी जाती है, नहीं जीवन बीमा में देखी जाती है मर्त्यता, मरने के कितने चांसेस हैं। स्वास्थ्य बीमा में क्या देखी जाती है, रुग्णता, रोग लगने के कितने चांसेस हैं। स्वास्थ्य बीमा में न तो मरने पे पैसा देती है कंपनी, ना ही जिंदा रहने पे, ओनली ऑन हॉस्पिटलाइजेशन। यानी कि मैंने अगर स्वास्थ्य बीमा लिया और मेरे को हार्ट अटैक आ गया और मैं मर गई, तो इंश्योरेंस कंपनी एक भी रुपया नहीं देगी, क्योंकि खर्चा कुछ नहीं हुआ। हाँ, अगर मेरे को हार्ट अटैक आता है और मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती हूँ और उसका जो खर्चा आएगा वो कंपनी दे देगी, ठीक है। इसीलिए क्योंकि अब हॉस्पिटल महंगे हो गए हैं, इलाज महंगा हो गया है, तो सबसे पहली फैसिलिटी क्या निकाली स्वास्थ्य बीमा हमने, कैशलेस। कैशलेस को क्या बोलते हैं, नगद रहित, यानी कि पैसा लेके नहीं जाना है। क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है, हम पहले ATM जेब में रखते हैं, फिर आदमी को गाड़ी में रखते हैं कि भैया पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पहली फैसिलिटी क्या निकाली, कैशलेस, कैश लेके नहीं जाना है। कैशलेस फैसिलिटी क्या होती है कि अगर किसी आदमी ने कैशलेस फैसिलिटी ले रखी है तो उसको एक नेटवर्किंग हॉस्पिटल दिए जाते हैं। आगरा के 8-10 हॉस्पिटल दे देगा, कहेगा भैया यहाँ 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 जहाँ आप इलाज करा के वापस आ जाओगे, कंपनी आपके भी आप पे बिल की पेमेंट करेगी। तो कंपनी खुद नहीं जाती है, उसने क्या अपॉइंट किए हुए हैं, TPA। कभी कभी TPA की फुल फॉर्म आ जाती है, तो वो होती है तृतीय पक्ष व्यवस्थापक, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तृतीय पक्ष व्यवस्था कभी कभी आता है कि TPA किस किस के बीच का तालमेल बिठाता है, तो हॉस्पिटल और बीमा कंपनी। TPA के लिए रूल रेगुलेशन यानी कि नियम कानून कौन बनाता है, तो IRDA। TPA को मुआवजा कौन देती हैं, तो बीमा कंपनियां, ठीक है। इसका रोल क्या है कि अगर कोई आदमी हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है और उसके बाद अगर क्लेम आता है तो तब TPA का रोल आता है। यानी कि मैं अगर बीमार नहीं पड़ी तो TPA नहीं आएगा, उसका पहले मेरा बीमार होना जरूरी है, उसके बाद हॉस्पिटलाइज्ड होना जरूरी है, ठीक है। एक आएगा कि कैशलेस फैसिलिटी में कौन सी चीज सही नहीं है, कि व्यक्ति किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा के आ सकता है, किसी भी नहीं, नेटवर्किंग हॉस्पिटल होना चाहिए। नेटवर्किंग हॉस्पिटल कौन बताता है, कभी कभी आप लोगों के पास PPN की फुल फॉर्म आ जाएगी। PPN की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क, क्या बोलते हैं उसको, प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क, ठीक है। एक आपका आता है कि स्वास्थ्य बीमा में कम से कम आयु कितनी होती है और अधिकतम कितनी होती है, तो 3 महीने के बच्चे को भी हम स्वास्थ्य बीमा दे सकते हैं और 80 साल तक के आदमी को, ठीक है। आपके पास आता है वेटिंग पीरियड। स्वास्थ्य बीमा में वेटिंग पीरियड कितने दिन का है, तो 30 दिन का। वेटिंग पीरियड क्यों रखा गया है स्वास्थ्य बीमा में, क्योंकि हो सकता है पहले आदमी ने डॉक्टर को दिखाया हो, डॉक्टर ने बोला हो भैया तुम्हें तो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, उसके बाद इस आदमी ने बीमा लिया हो। तो इसमें क्या है, 30 दिन का वेटिंग पीरियड लगता है कि बीमा लेने के 30 दिन के भीतर भीतर आप बीमार नहीं पड़ने चाहिए। अगर बीमार पड़ जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती है, ठीक है। तो 30 दिन का क्या है, वेटिंग पीरियड है। आपके पास आता है कि वो कौन से मरीज हैं जो अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराते हैं, तो भैया अंतरंग रोगी, जिनको बोलते हैं इन पेशेंट जो होते हैं वो अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराते हैं। आपके पास आता है कौन सी स्वास्थ्य सेवा सबसे ज्यादा महंगी होती है, तो तृतीयक स्वास्थ्य सेवा सबसे ज्यादा महंगी होती है। स्वास्थ्य सेवाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है प्राथमिक, जैसे हमें जुकाम बुखार हुआ, हम डॉक्टर के पास गए, उसने दवाइयाँ लिखी, हमने 200 रुपया डॉक्टर की फीस दी, हम घर आ गए, वो क्या होता है, प्राथमिक।
दूसरा होता है सेकेंडरी, वो बोलता है भैया आपका बुखार बिगड़ गया है, टाइफाइड हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, तो वो क्या होता है द्वितीयक, उसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है। तीसरा होता है तृतीयक, वो बोलता है भैया इसको एम्स में ले जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं होगा इसका इलाज, तो एम्स में जाना मतलब क्या है, तृतीयक स्वास्थ्य सेवा। तो सबसे ज़्यादा महंगी कौन सी होती है, तृतीयक, ट्रेसरी, ट्रेसरी स्वास्थ्य सेवा क्या होती है, सबसे ज़्यादा महंगी होती है। आपके पास आएगा कि हॉस्पिटलाइजेशन के कितने दिन पहले और कितने दिन बाद तक का खर्चा कंपनी देती है, तो 30 दिन पहले और 60 दिन बाद तक का खर्चा कंपनी बेयर करती है। ठीक है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के कितने दिन के भीतर भीतर आदमी को अपना बिल सबमिट करना है, तो 15 दिन, 15 दिन के भीतर भीतर कंपनी को अपना बिल सबमिट करना है, कंपनी में अपना बिल सबमिट करना है। आपके पास आएगा कि एक आदमी ने एक जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा का अगर किसी का भी प्रस्ताव पत्र भरता है, प्रपोजल फॉर्म भरता है, तो बीमा कंपनी को कितने दिनों में अपना निर्णय देना है, तो 15 दिन में। ये नहीं कि 2 महीने तक फॉर्म पड़ा हुआ है, पता नहीं भाई सोचेंगे देंगे कि नहीं देंगे, है ना, 15 महीने में अपना निर्णय देना है। एक आपका आता है किस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन कि जहाँ पे 10,000 से कम जनसंख्या है वहाँ पे हॉस्पिटल में कम से कम कितने बेड होने चाहिए, तो 10। जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ पे कम से कम 15 बेड होने जरूरी हैं। ठीक है, एक आपका आता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हम लोग बात कर रहे हैं, 10,000 से कम जनसंख्या में 10 बेड होने जरूरी हैं, 10,000 से ज़्यादा जनसंख्या में कम से कम 15 बेड होने जरूरी हैं। एक आपका आता है कि अगर कोई आदमी नहीं भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने कौन कौन से डॉक्टर होने जरूरी हैं, तो एक सर्जन, एक फिजिशियन और एक गायनोकोलॉजिस्ट जो लेडी डॉक्टर होती है, इनका होना क्या है, कंपलसरी है। कभी कभी आपका आता है कि स्वास्थ्य सेवा में कौन कौन से लोग आ जाते हैं, तो एक तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आपने देखा होगा आंगनबाड़ी की जो लेडीज होती हैं वो भी हमारी स्वास्थ्य सेवा में आती हैं। दूसरा प्रशिक्षित नर्सें भी उसमें आती हैं। एक आशा होती है, आशा होती है ना, आशा बोलते हैं उनको, वो भी क्या आती है, हमारे स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत आती हैं। कभी कभी ये तीनों आ जाएंगे, नीचे लिखा होगा उपरोक्त सभी, तो हमें किसमें करना है, उपरोक्त सभी पे, कि ये तीनों चीजें क्या है, स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत आती हैं। एक आपका आता है कि क्या बोलते हैं कि एक घर में 2 भाई रहते थे, एक का स्वास्थ्य बीमा था, दूसरे का स्वास्थ्य बीमा नहीं था, उसने अपनी जगह पे अपने भाई को भर्ती करवा दिया है, तो ये कौन सी धोखाधड़ी कहलाती है, प्रतिरूपण। अपनी जगह पे अपने भाई को भर्ती करवाना कौन सी धोखाधड़ी है, प्रतिरूपण। इम्पर्सोनेशन इंग्लिश में बोलते हैं, इम्पर्सोनेशन हिंदी में बोलते हैं प्रतिरूपण। एक आपका आएगा किस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन कि स्वास्थ्य बीमा नहीं, हॉस्पिटल में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा है, तो केस सीट जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है। ठीक है, केस सीट क्या होती है, मरीज के सिरहाने जो तख्ती टकी हुई होती है, मरीज का नाम क्या है, कौन सी बीमारी है, किस चीज़ का इलाज चल रहा है, कौन कौन सी दवाइयाँ दी जा रही है, क्योंकि नर्स और डॉक्टर चेंज होते रहते हैं, अगर एक ही इंजेक्शन उस पर 2 बार लग गया तो मर जाएगा बेचारा, है ना, तो केस सीट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक आपका आता है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल के बाहर ट्रॉमा सेंटर लिखा रहता है। ट्रॉमा सेंटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, गंभीर बीमारियों के लिए, कि जो भी गंभीर बीमारी होती है भैया उसका इलाज क्या होगा, यहाँ पे होगा, किडनी हो गई, हार्ट हो गया, अगर जल भी जाता है आदमी, कोई एक्सीडेंट हो गया है मेजर, तो वो सारी इलाज क्या होते हैं, ट्रॉमा सेंटर में होते हैं। ठीक है, एक आपका आता है किस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन, हाँ एक आता है डे केयर ट्रीटमेंट। हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, अब कई बीमारियों में हमें 24 घंटे से कम हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर भी कंपनियाँ पैसा देती हैं। जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, तो 24 घंटे से कम आदमी हॉस्पिटल में रहता है, 2-3 घंटे में हॉस्पिटल वाले डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, एक आपका आता है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या होता है, लेजर से पथरी गलाते हैं। इनिशियल स्टेज में जब किसी की पथरी होती है तो लेजर से ही गल जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं लिथोट्रिप्सी, उसमें भी 24 घंटे से कम आदमी हॉस्पिटल में रहता है। एक आपका आता है क्या बोलते हैं, कीमियोथेरेपी। कैंसर हो जाता है किसी को, कीमियोथेरेपी करवाते हैं, तो वो भी 24 घंटे से कम हॉस्पिटल में रहता है। एक आपका डायलिसिस, किसी की अगर किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस करवाते हैं, तो डायलिसिस में भी क्या होता है, व्यक्ति उससे कम हॉस्पिटल में रहता है। ठीक है, एक आपका आता है किस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन कि यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं, एक आता है कि कौन सी बीमारियां नहीं कौन सॉरी एक आपका आता है कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज है, यानी कि पहले से लगी हुई अगर कोई बीमारियां हैं तो उसको कितने सालों के लिए एक्सक्लूड कर लिया जाता है, तो 4 साल के लिए। अगर मान लो किसी को शुगर है और उसने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और शुगर उसको पहले से है, तो 4 साल तक अगर शुगर की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड होगा तो कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी, लेकिन 4 साल के बाद अगर वो उसकी वजह से भी हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो कंपनी उसका भी क्लेम दे देगी। मैंने शायद ज़्यादा टाइम ले लिया है आप लोगों का। एक चलो बस इतना ही था। एक चीज़ ध्यान रखोगे, छोड़ना कुछ नहीं है, अटेम्प्ट सारे करने हैं, माइनस मार्किंग नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसका एंड्रॉयड फ़ोन है, जिसके फ़ोन में नेट चलता है, ज्योति को मैंने अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज रखी है, उसे ज्योति से ले लेना, या जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ये मैं ज्योति को भेज दूंगी, ज्योति से ये वाली रिकॉर्डिंग ले लेना। इसमें मैंने काफ़ी डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया है क्योंकि आज आपके पास टाइम था,
ठीक है। तो ये जरूर सुनिएगा एग्जाम देने से पहले, जैसे 4:30 से एग्जाम है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि 3:45 बजे इसको सुनिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आप लोग अभी वापस जाओगे ना तो अपने उलझनों में उलझ जाओगे, किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है, तो वो चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। एक बार जब इसको सुनोगे तो फिर से इंश्योरेंस दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, छोड़ना कुछ नहीं है, कंप्यूटर पे ही टिक करना है। क्या बोलते हैं, ज़्यादातर आंसर मैंने बताया है आपको ए और डी होते हैं, उपरोक्त सभी, निम्न सभी, सभी ए और बी दोनों सही है, कथन एक कथन दो दोनों सही है। नहीं आएगा तो डी पे टिक करना है, ए और डी। छोड़ना कुछ नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है, 17 नंबर वाला पास होता है, ठीक है। और कंप्यूटर पे ही टिक करना है। तो एक चीज़ करोगे आप, मैं अभी ये फ़ोन जब अभी रखूँगी तो ज्योति से बात कर लूँगी, अगर किसी के पास मेरी रिकॉर्डिंग नहीं है तो प्लीज़ ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से फ़ोन करके बता दीजिएगा कि हम लोग पास हो गए हैं। अगर मैंने कुछ मेहनत की होगी, आपको लगेगा कि हाँ भैया कुछ आया है, ठीक है, पास होके फ़ोन करना, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और सुनो एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बात, कि एक काम करोगे, एक चीज़ याद रखोगे कि क्या बोलते हैं, टाइमिंग से चले जाना। 4:30 से एग्ज़ाम है तो उससे 5 मिनट पहले सेंटर में चले जाना, वो 5 मिनट बाद आपको एंट्री नहीं देगा, ठीक है। चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।